18 मार्च 2020 यानी आज से ठीक एक बरस पहले छत्तीसगढ़ में कोरोना का पहला केस रायपुर में मिला था, जिसमें कोरोना होने की पुष्टि हुई थी। रायपुर में कोरोना की पहली शिकार एक महिला थी। पूरा एक साल बीतने के बाद भी छत्तीसगढ़ का कोरोना से पीछा नहीं छूटा है। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि वैक्सीन आने के बाद सभी स्तरों पर जो लापरवाही हुई, उसके कारण कोरोना का कमबैक हुआ हो। इसलिए जब पहला पेशेंट हमारे पास 18 तारीख को रात में जब आया, जब वो आई, जब पेशेंट जो यूके से आई थी तो तब तक तैयारी यहाँ पे ऑलरेडी थी और बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था। दुख की बात है कि बहुत ज़्यादा दुनिया भर ये बीमारी फैली, तेज़ी से फैली, काफ़ी लोगों ने उसमें बीमारियाँ झेलनी पड़ी, लेकिन एक पॉजिटिव भी है, सबने मिलकर कार्य किया है और छत्तीसगढ़ में खास करके अच्छा सब में तालमेल होने के वजह से ये एक साल जिसमें 3 लाख से अधिक पेशेंट्स तो इस स्टेट में कोविड पॉजिटिव आए। हमारे यहाँ लगभग अगर हम देखें तो 7,000 कोविड पॉजिटिव के आसपास, 11,000 के आसपास एडमिट हुए, 7,000 के आसपास कोविड पॉजिटिव हो करके काफ़ी हद तक अपना ठीक तरह से इलाज करके गए। कोरोना के एक साल के सफर पर नजर डालें तो तब से अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। 3,915 लोगों की मौत हो चुकी है। 821 मौतें सिर्फ राजधानी रायपुर में हुई है। इस दौरान पूरे कोरोना काल में सियासत भी साथ साथ चलती रही है। अब देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय के सुझाव को तो हम लोग सब सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, लेकिन साल भर का जो राज्यों का अनुभव है वो केंद्र से हम लोगों को जो पीड़ादायक स्थिति रही है, आप केवल बात करेंगे, घंटी बजाने, शंख बजाने के लिए बोल देंगे, इससे कोरोना रुकने वाला नहीं है। आपको राज्यों के जो संसाधन केंद्र ने रोक रखे हैं वो आपको मुहैया कराना चाहिए। जो राज्यों के उसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आपने कोरोना काल में दिया है, ऐसी आपने घोषणा की है, वो पैकेज का हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिए। और वैक्सीनेशन और हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो अतिरिक्त सहायता हर राज्य को केंद्र सरकार को देना चाहिए। सुझाव से काम नहीं चलेगा, मदद की दरकार होती है और हम केंद्र से यही अपेक्षा करते हैं। सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इस सरकार ने एक भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों का इलाज मुफ्त में नहीं करवाया, उनका पैसा नहीं दिया। लोग सरकारी अस्पतालों पर लोगों का विश्वास नहीं होने के कारण लोगों ने घर में रहकर अपना इलाज किया और उसी के कारण यहां पर मृत्यु दर बढ़ी। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी रेट्स तय कर और मरीजों के इलाज की व्यवस्था ये सरकार करती तो शायद ये मृत्यु के आंकड़े कम हो सकते थे। इस सरकार की लापरवाही के कारण ये मृत्यु के आंकड़े बढ़े हैं और इस एक साल में कोरोना को रोकने की बजाय कोरोना के माध्यम से कैसे लोगों को निजी फायदा मिल सकता है, कांग्रेस के लोगों को कैसे निजी फायदा मिल सकता है, यही इस सरकार ने काम किया। कोरोना को एक बरस हो चुका है। इस दौरान आर्थिक परेशानियों समेत आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन यह संक्रमण अभी भी थमा नहीं है। उन लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। अगर समय रहते फिर अलर्ट नहीं हुए तो पिछले साल जैसी भयावह स्थिति एक बार फिर सबके सामने होगी। इसमें जरा भी संशय नहीं होना चाहिए। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। छत्तीसगढ़ में कोरोना को पहुंचे एक बरस आज हो गए। 18 मार्च 2020 को पहला केस छत्तीसगढ़ में आया था और उसके बाद से लगातार ये अपना सफर जारी रखा हुआ है। इस बीच में कई खतरनाक मंजर भी छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा। खासकर सितंबर माह की बात करें तो वो ऐसा महीना था जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को ई लीला उसकी समाप्त की, कई लोगों को अपने चपेट में लिया। हालांकि छत्तीसगढ़ ने उस महीने को भी, उस वक्त से को भी पार पाया और धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। वैक्सीन भी आ गई, बहुत सारी उम्मीदें भी लोगों को लगा कि अब सब कुछ सामान्य होने लगेगा, लेकिन यही लापरवाही छत्तीसगढ़ को एक बार फिर से भारी पड़ने लगी। वैक्सीन आ गई है सोचकर जिस तेजी से लोगों ने लापरवाही की, यही वजह है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस बढ़े हैं और बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। बल्कि कहा जाए पिछले मार्च में जो हालात थे वो बेहतर थे, अब स्थिति बदतर होती जा रही है और अगर हम नहीं चाहते तो हालात बिगड़ते चले जाएंगे। तो एक साल हुआ और एक साल में क्या कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ, किस तरीके से हमने कोरोना से जंग लड़ी और अब किस मुहाने पर खड़े हैं, चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं
धनंजय जी हमारे साथ कांग्रेस से बहुत स्वागत। अनुराग जी हमारे साथ भाजपा से बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर अनिमेश चौधरी है कोविड इंचार्ज बालको केयर सेंटर के, बहुत स्वागत सर आपका भी। अनिमेश जी, पहला सवाल आपसे ही करूंगा। 1 साल आज हो गए छत्तीसगढ़ में पहला केस आया था, कितनी बुरी स्थितियां हमने देखी है, किसी से छुपी नहीं है। वहां से उन तमाम चीजों से गुजरते हुए आज हम जहां पर पहुंचे हैं, क्या माना जाए कि हमने एक बुरा वक्त पार कर लिया, या अगर लापरवाही बरती तो वो पुराना वक्त लौट सकता है कभी भी? शुक्ला जी, बात यह है कि जो बुरा वक्त था, उस बुरा वक्त का मेन कारण ये था कि एक नई बीमारी थी जिसके बारे में उस समय कुछ नहीं जानते। हमारे पास ज्यादा अच्छे बचाव के साधन हैं, ज्यादा अच्छी दवाइयां हैं। इस बीमारी के प्रति हमारा जो अब एक समझ है वो काफी अच्छी हो चुकी है। अब हमें पता है कि इस बीमारी में कब कौन सा ट्रीटमेंट देना है, किस मरीज को एडमिट करना है, किस मरीज को कितने दिन तक एडमिट करना है, कब आईसीयू शिफ्ट करना है, और क्या क्या मेडिसिन किस तरीके के लोगों पे इफेक्टिव होती है। तो अब वो जो बुरा वक्त पहले आया था, संभवतः वैसा बुरा वक्त पहले नहीं आ पाएगा। उस समय एक ऐसी स्थिति थी कि किसी को कुछ पता नहीं था। लोग वापस स्थिति थोड़ी बिगड़ रही है और लोगों को जागरूक रहना है, लोगों को समझदार रहना है। पहले जैसा जो माहौल था, जो जुलाई अगस्त में आया था, वैसा माहौल तो अभी नहीं आ पाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है लापरवाह हो जाएं। बिल्कुल, पहले नई नई बीमारी थी, बहुत कुछ नया था और एक तरीके से स्टडी चल रही थी, और बल्कि कहा जाए स्टडी तो अभी भी चल रही है, लेकिन लापरवाह नहीं होना है। कोरोना काल में एक तरफ इलाज चल रहा था, दूसरी तरफ सियासत भी चल रही थी। अनुराग जी, आप लोगों ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं किया, मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पतालों में नहीं हुआ, जैसे बृजमोहन जी को आपने देखा। क्यों आपको लगता है कि सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, जबकि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि एक बुरा वक्त हम लोगों ने पार कर लिया? सबसे पहले तो उन योद्धाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस अकल्पनीय प्राकृतिक आपदा या इस अकल्पनीय आपदा के 1 साल आज पूरा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 18 मार्च को पहला मरीज इस छत्तीसगढ़ में मिला था, और उस बीमारी से लड़ने के लिए हमारे सारे सामाजिक कार्यकर्ता, सारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स और स्वास्थ्यकर्मी अपनी ताकत से जुटे रहे। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस मानवता की सेवा में आपने अपनी क्षमता से योगदान दिया। लेकिन मुझे लगता है कि हमने क्या सीखा, यह बड़ा महत्वपूर्ण है इस पूरे साल में, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाई थी, ये इस आपदा काल ने उसने अवसर प्रदान किया। ये देश जहां एक सैनिटाइजर तक नहीं बनता था, या सैनिटाइजर की उपलब्धियां नहीं थी, पीपी किट नहीं बनते थे, वेंटिलेटर नहीं होता था, आज हम सब में आत्मनिर्भर हो गए हैं और पूरे विश्व को आज के डेट में हम इसका कोई वैक्सीन दे रहे हैं। 2-2 वैक्सीन हम पूरे विश्व को यहाँ से आज प्रदान कर रहे हैं, और पूरा विश्व हमारी तरफ इस आपदा में देख रहा है। मुझे लगता है कि इस सरकार को भी ये समझना चाहिए कि केंद्र पे सवाल तो खड़े कर, लेकिन आपने क्या सीखा और आपने क्या किया, इस पर बात उठानी बहुत जरूरी है। जैसे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि आज भी आपके लिए जन सेफ्टी की जगह रोड सेफ्टी मैच बहुत आवश्यक है। इस 18 मार्च को 1 मरीज हुआ करते थे, आज यहाँ पे 877 मरीज आज के दिन में निकले। क्या जरूरी है ये सरकार को तय करना है। लोग तो जागरूक हैं, विज्ञान ने जो तरक्की कर ली है उससे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने जो तरक्कियां की है, हमें मालूम है कि कब किसी को क्या इलाज करना है, लेकिन लोग उससे बच के रहे। पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की, और ये हमेशा से लगता है राज्य सरकार इन जिम्मेदारियों पे खरी नहीं उतर पाई। आदमी इस कोरोना में बीमार हुआ, बीमार होकर वह शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हो गया, लेकिन आर्थिक रूप से बीमार हो गया। पूरा खुला छोड़ रखा था इन्होंने निजी डॉक्टरों को लूट मचाने के लिए, कहीं कोई रेट तय नहीं किया इन्होंने। एक बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति उत्पन्न की। इन्होंने घोषणा की थी कि गंभीर बीमारियों में जो जूझ रहे हैं उसे 20 लाख रुपए हम देंगे। कोरोना में इस प्रदेश ने लगभग 4000 जाने ली, और आज अगर पूरा आंकड़ा साल भर का उठा तो 3 लाख से 3.25 लाख के आसपास लोग संक्रमित रहे। कितने लोगों को उन्होंने ये सहायता मुहैया कराई, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा प्रश्न है लोगों के सामने, लोगों के जहन में। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के नाम पे आपने योजनाएं लाई, उस चक्कर में आपने आयुष्मान भारत और स्मार्ट कार्ड की योजना के प्रति लोगों में भ्रम कर दिया। तो ये इसके जिम्मेदार कौन है, ये तो इस सरकार को तय करना पड़ेगा। और आपने राजनीति की पराकाष्ठा, जो राजनीति में गिरने की पराकाष्ठा देखिए, आपने वैक्सीनेशन के मामले में भी राजनीति करना नहीं छोड़ा। कोविशील्ड आप लगाते रहे, कोवैक्सीन आपने लगाने से मना कर दिया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको लगाया, लोगों में विश्वास जगाया, तब आप आज इसको लगाने को तैयार किए। आपके इस भ्रम की परिणति देखिए कि हमारे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो जब दूसरा डोज लगवाने की बात किए तो पूरे भारत से हम दूसरे डोज में पिछड़े रहे। मुझे लगता है कि इस सरकार को इस बारे में राजनीति छोड़ के
केंद्र और राज्य की लड़ाई छोड़कर जनहित में वो सारे कार्य करने चाहिए जिससे लोगों का भला हो, क्योंकि लोक कल्याणकार राज्य की परिकल्पना में स्वास्थ्य प्रमुख मुद्दों में होता है। जी नरेंद्र जी, कोरोना का 1 साल हो गया, यहाँ पर आप लोगों ने माना कि बहुत कठिन परिस्थितियों से निकला छत्तीसगढ़। आप लोग हमेशा केंद्र सरकार को इस पूरे मसले पर कोसते रहे, अभी भी आप लोगों के निशाने पर केंद्र है, ऐसा क्यों? देखिए, जब पूरा विश्व में जहां इस कोरोना बीमारी को पहचान हो गई थी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद आदरणीय राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार को भी आगाह किया कि एक ऐसी बीमारी विश्व में देख रही है जिसके चपेट में भारत भी आ सकता है, हमको उसके बचाव के लिए, उसको रोकने के लिए काम करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति जिसमें पूरे देश की जिम्मेदारी है, उस दौरान सारे परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए, बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो चिताया गया था उसका उपहास उड़ाते हुए, जहां एक अपने मित्र ट्रंप उसके लिए लाल कारपेट बिछाने में लगे थे, गरीबों के घर के सामने दीवार उठाने में लगे थे, अहमदाबाद में 50 लाख के भीड़ इकट्ठा करके नमस्ते करने में लगे थे, उसका एक दुखद परिणाम है कि देश के 1.5 लाख लोगों की असामयिक मौत इस कोरोना बीमारी के कारण हो गई है। आज 1 साल पूरा होने पर मैं उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और 1 करोड़ से अधिक लोग जो इस कोरोना महामारी के चपेट में आए, उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इस कोरोना संकट काल के चलते 20 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, 20 करोड़ हाथों से रोजगार चला गया, न जाने कितने प्रकार के आपदाएं इसके साथ में चल रही है। कोरोना तो बीमारी था ही, अब बेरोजगारी बड़ी समस्या है, अर्थव्यवस्था बड़ी समस्या है, महंगाई बड़ी समस्या है, और इसके लिए अगर कोई पूरी तरीके से जिम्मेदार है तो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार है। जहां विश्व में भारत की पहचान सोने की चिड़िया के बतौर थी, आज विश्व के दूसरे नंबर पर कोरोना पीड़ित के नाम से भारत की पहचान बनाया गया है। और मैं तो अपने भारत के तमाम पूर्व सरकारों को धन्यवाद दूंगा जिनके शासन काल में हाइड्रोक्लोरोक्विन की दवाई बनी, जो इस कोरोना संकट काल में, जिसको हमारे वैज्ञानिकों ने इजाद किया था, जो कोरोना संकट काल में विश्व के लिए पहली दवा बनी है, रामबाण की तरह से उपयोग किया गया और उसके बाद हमारे वैज्ञानिकों ने इस कोरोना का भी वैक्सीन निकाला। सबको धन्यवाद देता हूं। लेकिन पूरी तरीके से आप देखते हैं तो एक व्यक्ति की मनमानी के चलते आज देश तबाह हो गया है, देश बर्बाद हो गया है। ना तो उन्होंने कोरोना को लेकर कोई सटीक काम किया, ना ही कोरोना जब फैल गया तो राज्यों को, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इन राज्यों को किसी प्रकार की मदद की। इस दौरान उन्होंने कई बार मीटिंग भी किया मुख्यमंत्री जी के साथ में, पर उस मीटिंग के दौरान क्या हश्र हुआ, क्या रिजल्ट उसका आया, मुख्यमंत्री के सदस्यों पे कभी उन्होंने उसमें काम नहीं किया है। तो जो कोरोना को लेकर लगातार उनके द्वारा लापरवाही किया गया, उसके खामियाजा देश भुगत रहे। और छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने 18 मार्च से लेकर आज तक लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम कर रहे हैं। देखा केंद्र और राज्य कई बार आमने सामने हुए हैं, बैठकें हुई, तो भाजपा इसमें आरोप लगाती रही कि राज्यों ने अधिकार ज्यादा मांगा इसलिए उनको अधिकार सौंप दिए गए, उसके बाद राज्यों की जिम्मेदारी थी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राज्यों की बातों पे अमल किया जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्थितियां निर्मित नहीं होती। लेकिन उन्होंने बैठक की, जैसे छत्तीसगढ़ के हमने कहा कि हमारे जो प्रवासी श्रमिक जो छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं, जो दूसरे राज्यों में काम करने गए थे, उनके घर वापसी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही। उसमें सही समय पे उसमें निर्णय नहीं लिया गया। हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियां बंद पड़ी, उसको चालू करने के लिए हमको 30,000 करोड़ का राहत पैकेज चाहिए, उस पर अमल नहीं किया गया। हमने पर्याप्त मात्रा में यहाँ के लिए वेंटिलेटर मांगे, उसको दिया नहीं गया। और उल्टा राज्य से 1,000 करोड़ से अधिक की राशि जिसपे यहाँ के रॉयल्टी, यहाँ के खनिज संपदा पे छत्तीसगढ़ की जनता का अधिकार था, उसको उन्होंने जोर जबरदस्ती लेने का काम किया। और सबसे बड़ी बात और देखिए, जिन सांसदों को, भाजपा के सांसदों को छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना पद नहीं चुना था, उन सांसदों ने भी छत्तीसगढ़ की जनता को मदद करने के बजाय नरेंद्र मोदी जी के कहने पर पीएम केयर फंड में पैसा डाल दिया। उस पीएम केयर फंड का लाभ चंद पूंजीपतियों को देने की साजिश स्पष्ट नजर आती है, क्योंकि जिस मात्रा में लोगों को, राज्यों को मदद मिलनी चाहिए, अब तक पीएम केयर फंड का लाभ नहीं मिल पाया है। पारदर्शिता से दूर उसको रखा गया है। आर्थिक मदद नहीं की, ये शिकायत है राज्यों की और पूरे कोरोना काल में रही। अनुराग जी, देखिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरा विश्व पीड़ित रहा और पूरे विश्व में मिलकर लड़ने की आवश्यकता रही ताकि इस मानवता की सेवा की जाए, मानवता को बचाया जा सके। लेकिन इसमें भी इन्होंने राजनीति से बाध्य नहीं आया। ये तो याद करिए वो समय जब लॉकडाउन लगा, तब इन्होंने लॉकडाउन पे प्रश्न उठाया और इन्होंने कहा कि अचानक लॉकडाउन लगाने से लोगों के सामने संकट उत्पन्न हो गया, जबकि नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक लोगों को घर पे मुफ्त में चावल पहुंचाया ताकि उनको भोजन की दिक्कत ना हो करके। इन्होंने उस चीज पर भी प्रश्न उठाया और जब क्रमबद्ध तरीके से लगातार एक के बाद एक जब लॉकडाउन खुला तो इन्होंने सबसे पहला काम किया क्या? इन्होंने सबसे पहले दवाई दुकान नहीं खोली, इन्होंने सबसे पहले फल सब्जी की दुकान नहीं खोली, इन्होंने सबसे पहले शराब दुकान खोला। इस बात को आप पूरा छत्तीसगढ़ इस बात का गवाह है।
अब एक समय था छत्तीसगढ़ में, जब लॉकडाउन के समय छत्तीसगढ़ में कोरोना लगभग समाप्त प्राय की तरफ दिख रहा था। ये वो समय था जिस समय इस सरकार को चाहिए था कि इस बीमारी से लड़ने के लिए नए क्वारंटाइन सेंटर खोले, सुविधाएं बढ़ाएं। उसके बजाय इन्होंने 13 मंत्रियों का फोटो आगे करके इन्हें कोरोना योद्धा घोषित कर दिया। उसकी परिणति क्या हुई? जब छत्तीसगढ़ में बाहर का मजदूर आया तो टाटीबंध में एक इवेंट कंपनी के समान उन्होंने ट्रक को बसों में भर भर के उन्हें उनके घरों पे भेजा। वहां ना किसी प्रकार की जांच की, ना किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं की। इस छत्तीसगढ़ के अंदर क्वारंटाइन सेंटर में अव्यवस्था के कारण सांप बिच्छू काटने से लोगों की मौत हुई, लोग वहां से निकलकर भाग भी गए और कईयों ने आत्महत्या तक कर ली। शुरुआत की स्थिति तो यह थी कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग तो क्वारंटाइन सेंटर की अव्यवस्था से मर गए। इसमें भी इन्होंने अवसर बना लिया और 560 रुपए किलो तक टमाटर इन्होंने वहां पे खरीदे। शराब सेस में आपने कोरोना के नाम पे शराब पे सेस लगाया, कितना पैसा कोरोना का शराब सेस का कोरोना में उपयोग किया, इस बात को बताएंगे। वास्तव में ये बात ये है, इन्होंने राजनीति की। ये उस कोरोना का वो समय याद करिए जब ये इनके मंत्री जन्मदिन मनाते रहे। इनके पार्टी के जब जो मंडल गठित हुआ उसका पदभार ग्रहण होते रहा। और आज भी देखिए, आज जब इस प्रदेश को कोरोना से बचाव की जागरूकता की आवश्यकता है तो जन सेफ्टी की जगह रोड सेफ्टी टूर्नामेंट करा रहा है, जिसमें पूरा प्रशासन झोंक दिया गया है। हजारों की संख्या में लोग वहां पे जाते हैं। दुकान खोलने के पीछे सरकार ने तर्क दिया आर्थिक जरूरतें हैं, केंद्र पूरी नहीं कर रहा, इसलिए हमको खोलना पड़ा। देखिए, केंद्र सरकार से जो मदद चाहिए थी कोरोना के लिए सारी मदद केंद्र सरकार दी। अब आर्थिक जरूरतें सरकार की थी कि सरकार के नुमाइंदे की थी, ये तो आज भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। वो समय था, अभिषेक जी लगातार ये कहते रहे कि हम शराबबंदी अचानक करेंगे तो लोगों के अंदर बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। 90 दिन के लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ में लोगों को शराब की एक बूंद नहीं मिली। वो समय था, उस वादा को ये पूरा कर सकते थे, लेकिन उनमें सरकार को पैसे की कमी नहीं थी। मुझे लगता है सरकार के नुमाइंदों को पैसे की कमी थी, इसलिए उन्होंने शराबबंदी नहीं की। और 4800 करोड़ के बजट को आज ये 6000 करोड़ के बजट में लेके चले गए हैं। आहता का 2 लाख रुपए में आहता का ठेका इनके यहाँ हो रहा है। धनंजय जी, आपसे जवाब चाहूंगा, साथ में ये भी सवाल जोड़ रहा हूं जो अनुराग जी ने उठाया कि सेस लगाया आप लोगों ने शराब पर, लेकिन कोरोना सेस जो लगाया था, कोरोना के नाम पे कितना खर्च हुआ, ये सवाल बार बार सदन में भी उठा और यहाँ भी अब उठ रहा है। देखिए अभिषेक जी, 70 साल में आज़ादी के बाद जो देश एक मजबूती के साथ खड़ा था कि कहीं भी लोग जाना चाहे तो उसके लिए ट्रेन खड़ी थी, बस खड़ी थी, प्लेन खड़ी थी। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जो पीएम केयर फंड का दुरुपयोग किया। हमारे श्रमिक भाई जिनको ट्रेन में बैठ के अपने घर पहुंचना चाहिए, वो पटरियों के माध्यम से पैदल चलते चलते यार दुर्घटना का शिकार हो गए। ये देश ने देखा है। भूख से लोगों की मौत हो गई। जहां हमारे पास गोडाउने भरे हुए चावल थे, जहां हमारे पास दवाइयां की कमी नहीं है, जहां पे हमारे संसाधनों की कमी नहीं है, वहां देश के एक बड़ा वर्ग जो हमारा श्रमिक भाई है वो सड़कों पर पैदल नंगे पांव भटकते रहे। मासूम बच्चों को माताएं जो है सूटकेस को ट्राली बनाकर उसमें पैदल वो घर ले जा रहे। कितनी भयावह स्थिति नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में खड़े करके रख दिया। लोग दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं, लोग दूसरे के सुख दुख में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और पीएम केयर फंड बनाया गया जहां देश की जनता ने दिल खोल के मदद किया ताकि हमारे श्रमिक भाई जो हैं वो घर पहुंच सके, चाहे हमारे किसानों को से मदद मिल सके, हमारे कोरोना पेशेंटों को दवाइयां मिल सके। क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? पीएम केयर फंड को 15 लोगों के बजट बना दिया, गुल्लक बना दिया, 15 लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बना दिया। पीएम केयर को पारदर्शिता नहीं कर सकती, पीएम केयर के बारे में पूछ नहीं सकते हैं। पूरा भ्रष्टाचार, जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं ना उनके खून में व्यापार है। उसने आपदा को भी अवसर में बदल दिया और लाभ कमाना उनका उद्देश्य रहा है। आज देश देख रहा है कि खून के आंसू देश रो रहा है कि एक लापरवाही के चलते आज देश बर्बाद हो गया है। आज कोरोना संकट काल में मुझे बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है। अगर आपको जवाब देना चाहिए, जो देश है उसको पूरी तरीका से नरेंद्र मोदी ने 1 साल में बर्बाद कर दिया। जो बात कहा वो सच है, कांग्रेस बर्बाद कर दिया उसने। प्रवक्ता जी ने जो बात कहा वो बहुत बड़ा सच है कि हमने आपदा को अवसर बनाया और आज विश्व पूरा अगर भारत की तरफ देख रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वो बातें हैं। आज 130 देशों में अगर कोरोना का वैक्सीन भारत दे रहा है और भारत विश्व गुरु के समान लोगों की सेवा कर रहा है, तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। आप देखिए कि पूरे देश में लगातार जहां जहां आवश्यकता है वैक्सीनेशन तक पहुंच रहा है। हर जगह मुफ्त वैक्सीनेशन है 60 साल से ऊपर के लोगों को और 45 साल से ऊपर के गंभीर लोगों को। इन्होंने उस पर भी राजनीति नहीं छोड़ी। इनके मंत्री कहने लगे कि हम कोवैक्सीन लगाएंगे नहीं, कोविशील्ड लगाएंगे। क्यों? आप देश के वैज्ञानिकों की योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जबकि आपकी योग्यता उसकी है कि नहीं है। सिर्फ राजनीति के लिए आपने ये बात की। सवाल उठा रहा है विपक्ष।
जी भाई साहब, पीएम केयर पे सवाल कोरोना काल में भी उठाते रहे, विपक्ष ने सवाल उठाया, इस बजट अभी भी उठा रहे में हैं। कोरोना स्वास्थ्य के लिए 35,000 करोड़ का जो बजट है, वो बजट के लिए पैसा आया कहां से? स्वास्थ्य विभाग में 137% बजट में वृद्धि, वो पैसा आया कहां से? राजनीति करनी है तो आप राजनीति करिए, लेकिन मुझे लगता है जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ कतई नहीं करना चाहिए। आज आपको आवश्यकता क्या है? आज आपको आवश्यकता है अधिक से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर बनाए, लोगों को वहां तक पहुंचाए, लोगों को उस बारे में जागरूक करें। उसके बजाय आज भी आप राजनीति कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आपने कोविशील्ड लगाने की बात की, कोवैक्सीन हम नहीं लगाएंगे कहे, उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने कोवैक्सीन लगाया तो आज आप कह रहे हैं कोवैक्सीन लगाएं। इससे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। देखिए, एक आम जनमानस होता है, उसे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है। आप उसे वो कोरोना की वैक्सीन की बात समझता है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात नहीं समझता है। उस भ्रम के जिम्मेदार कौन? आपके स्वास्थ्य कर्मी। दूसरे वैक्सीनेशन में देखिए आप 2627% मात्र वैक्सीनेशन हुआ, इसके जिम्मेदार कौन? मुझे तो लगता है कि इस समय इनको सेवा करनी चाहिए। राजनीति के लिए बहुत समय बचा है भाई साहब, आप और हम मिलकर लगातार राजनीति करेंगे और कार्य करेंगे। ये समय आपका मुझे लगता है कि अवसर है। जी आपके पास अनिमेश जी एक टिप्पणी आपसे लूंगा। यहाँ पर वैक्सीन आ चुकी है, इसको देखकर लोग लापरवाह हो गए। हालात कई जगहों पर बिगड़ रहे हैं, पूरे प्रदेश में भी हालात धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से कोरोना की स्ट्रेन लौट रही है। नई जो लहर है, नई स्ट्रेन क्या ज्यादा मजबूत है? कैसे इससे बचा जाए? क्या वैक्सीनेशन बढ़वाना पड़ेगा और क्या तरीके हो सकते हैं? क्या सुझाव है एक डॉक्टर के? देखिए, वैक्सीनेशन जो होता है वो किसी भी डिसीज की सिवियरिटी को कम करता है। मतलब डिसीज की जो क्षमता होती है नुकसान पहुंचाने की, जैसे निमोनिया है, बहुत घातक निमोनिया है, आपको आईसीयू में जाना पड़ रहा है। ये नॉर्मल निमोनिया, आप वार्ड में एडमिट हो सकते हैं, या इसके अलावा ऐसा सिंपल सा निमोनिया है कि बहुत कम निमोनिया, आप घर में रह सकते हैं। तो वैक्सीन जो है वो सीवियर निमोनिया, बहुत घातक निमोनिया को रोकता है। वैक्सीन कोरोना होने से नहीं रोकेगा आपको। तो वैक्सीन होने के कई बार आता है वैक्सीन लगा तब भी कोरोना हो गया। तो पहली बात तो पहला डोज लगने के बाद तो कोविड वैसे भी हो सकता है, पहले डोज को बहुत ज्यादा इफेक्टिव आएगी नहीं, इफेक्टिविटी आएगी नहीं। दूसरे डोज के 28 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको प्रॉपर इफेक्टिविटी आएगी। तो जब आपको पहला वैक्सीन लगा उसके 3 महीने बाद आपको उसकी इफेक्टिवनेस दिखाई देगा। तो ये चीज एक समझना है। पर उस 3 महीने बाद भी आप कोविड होने से आप नहीं बचेंगे, आपको कोविड हो सकता है। जो बेसिक प्रोटोकॉल है, मास्क पहनना, हाथ धोना, साफ सफाई रखना, ये तो आपको हमेशा रखना है। और जो आम जनता जो लापरवाह हो रही है, तो पहले भी कोविड जो फैला वो आम जनता की लापरवाही से ही फैला। सरकार क्या कर सकती है? डंडा लेके सबको अंदर नहीं कर सकती, कोई भी सरकार हो, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। तो जनता को ही अपनी चीज समझना है। और लड़ाइयाँ चलती रहेंगी राज्यों के बीच लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, सरकारों के बीच लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, जनता वही रहेगी, जनता चेंज नहीं होगी। तो जनता को समझना है कि हमारे जो कर्तव्य क्या है, हमको कैसे इस चीज से बचना है। और साथ में वैक्सीन जो है वो एक साधन है। जैसे कि आप हेलमेट लगाते हैं, हेलमेट एक्सीडेंट होने को नहीं रोकता है, हेलमेट इस चीज से रोकता है कि आपके एक्सीडेंट में नुकसान कम हो, आपका सर ना फटे। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हेलमेट लगाए तो गाड़ी तेज चलाएंगे। तो आपको वैक्सीन लग गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 40-40 हजार की पॉपुलेशन में मतलब समेट के मैच देखेंगे। मैच हुआ नहीं हुआ, गलत हुआ, पर जनता वहां क्यों गई? जनता बेवकूफ थोड़ी है। जनता को समझना चाहिए। हर चीज पे आप सरकार को या किसी और को नहीं देख सकते, अपने अंदर भी झांकना है कि हम गलत है कि नहीं है। और ये बात जनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बीमारी बस नहीं है। आज कोविड आई है, दूसरी बीमारियां आएंगी। हम लगातार प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं, लगातार बीमारियां आती जाएंगी। हमारा चलना फिरना रुक चुका है, हमारी खुद का इम्यून सिस्टम कम होता गया है। हम जो भी चीजें खा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो हम अपना इम्यून सिस्टम कम कर रहे हैं, हम अपना चलना फिरना बंद कर रहे हैं और हम नई बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल जनता को समझना पड़ेगा कि हमको कहीं ना कहीं अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। ठीक, धनंजय जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे बहुत संक्षेप में। देखिए, मैं कार्यक्रम के समाप्त में छत्तीसगढ़ के सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और कोरोना संकट काल में उन तमाम हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी, निगम के अधिकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी, तमाम एनजीओ संगठन, धार्मिक संगठन, गुरुद्वारा कमेटियों को, तमाम डॉक्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कोरोना संकट काल में जो राज्य की जनता के हित में खड़े हुए। और आगे भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, जागरूकता इसका बचाव है। और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने कोरोना से छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किए हैं। हमारे श्रमिकों भाई के घर वापसी हुई, रोजगार की दिक्कत किसी को नहीं हुई, खाने पीने से लेकर चप्पल जूता तक रहने का पूरा प्रबंध किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद। और छत्तीसगढ़ जनता से अपील करूंगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई के फार्मूले को अपनाएं, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ हमेशा धोते रहें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, तो ही कोरोना की लड़ाई को आगे बढ़ेंगे। में आप भी एक आखिरी कमेंट कर दें। मैं इस बात को वास्तव में कहना चाहूंगा कि राजनीति से परे हट के एक बहुत बात, कोरोना बीमारी आपको व्यक्तिगत प्रभावित करेगी। ये समय है कि आप अपने को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने प्रदेश को बचाकर रखें, क्योंकि ये समय ऐसा है कि अब कोरोना का जाने का समय आ गया है। लगातार वैक्सीनेशन बढ़ रहे हैं, वैक्सीन आपके पास आ गया है, लेकिन अभी आपकी जरा सी लापरवाही वापस वो पुराना बुरा समय लेकर आ जाएगी।
तो ये ऐसा समय है जब आप स्वयं सावधान हो, अपने आस पड़ोस के लोगों को सावधान करें, अपने समाज को जागरूक करें, अपने प्रदेश को जागरूक करें, अपने देश को जागरूक करें और सुरक्षित रहें। ये मेरा विश्वास है। ये अच्छा सुझाव है, एक अपील है। बंसल न्यूज भी अपील करता है आप सभी से कि आप सावधानी रखें, सुरक्षित रहें। बहुत शुक्रिया आप सभी का इसमें शामिल होने के लिए। एक साल कोरोना छत्तीसगढ़ में आया हो गया है, एक बार फिर से कोरोना का कहर लौट रहा है। वजह है हमारी लापरवाही, तो लापरवाही ना करें। प्रधानमंत्री ने भी जैसी टिप्पणी की कि कश्ती किनारे आकर नहीं डूबनी चाहिए। कोरोना अब जाने वाला है, तो जाते जाते लापरवाही ना करें, ध्यान रखें, सावधानी रखें। जो सावधानियां हमने पिछले साल रखी उसे कुछ समय और रख लें, तो इस बड़ी महामारी से हम सभी सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे। आज का मुद्दा में इतना ही।